अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, यानी हम बैक्टीरिया को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये हमें नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोपिक in नेचर है, तो ये हमारी बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जब किसी सोर्स के थ्रू आ जाए, पानी, खाने वाली चीज़ या हमारे कंटेमिनेटेड हार्ट जिनसे हमने कोई चीज़ खाने वाली टच कर ली, तो इस तरह से ये हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए डिज़ीज़ कॉजिंग भी होते हैं और वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो हमें जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ये इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी लेदर वगैरह की जो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा बिल्डिंग्स वगैरह पर भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि वहाँ मौजूद जो मटेरियल्स लगाए गए होते हैं उनको डैमेज करने की जो है कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आ जाते हैं। तो अब हमने देखना हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स के हम स्पॉइलेज ऑफ फूड और जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल में होती हैं उनको किस तरह से ख़राबी से बचा सकते हैं। सबसे पहला मेथड है फ़िज़िकल मेथड। इन दिस स्ट्रीम ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन आर यूज टू कंट्रोल बैक्टीरिया। अब फिज़िकल मेथड वो मेथड है कि जिसमें हम फिज़िकली किसी चीज़ को जो है वो ट्रीट करेंगे इन चीज़ों की मदद से और बैक्टीरिया को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। भाप देकर, ड्राई हीट जो है वो गर्माइश बढ़ाकर, गैस मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस इस्तेमाल करके, फिल्ट्रेशन अगर लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ हो तो उसको फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करके, रेडिएशंस मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं तो उनको इनका इस्तेमाल करके, मिसाल के तौर पर यूवी रेडिएशंस जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है या और भी बहुत सारी रेडिएशंस हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है जो कि इन माइक्रोब्स को किल कर देती हैं और हमारी वो चीज़ जिस पे हमें खदशा होता है कि बैक्टीरिया ने एक्ट अपॉन किया होगा वो दूर हो जाता है। The process in which we use physical agents to control bacteria microorganisms is known as sterilization process. तो वो अमल जिसमें हम फिज़िकली कोई चीज़, कोई एजेंट इस्तेमाल करते हैं, फिज़िकल एजेंट कहलाता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए, मेकिंग इट फ्री ऑफ बैक्टीरिया, तो उसको हम कहते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस। हाई टेम्परेचर इज़ यूज्ड इन माइक्रोबियल लैब्स फॉर कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स। बोथ ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट आर इफ़ेक्टिव। एक तो टेम्परेचर जो है चेंज करके तो उसकी मदद से चीज़ों को जो है ऑटोक्लेव करके, बॉयल करके, इस तरह की चीज़ों को जो है वो प्योरीफाई किया जाता है बैक्टीरिया से। तो मॉइस्ट हीट जो है ये क्या करती है, ये बैक्टीरिया की जो प्रोटीन्स हैं उनको कोएगुलेट कर देती है, उनको इकट्ठा कर देती है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स की प्रोटीन्स काम नहीं कर सकेंगी, जो इसके एंजाइम्स वगैरह होंगे और बैक्टीरिया इस तरह से किल हो जाएंगे। या फिर जब हम ड्राई हीट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये होता है कि इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं माइक्रोब्स के, केमिकल कंपाउंड जिनके सेल बॉडी में बनते हैं, वो कोएगुलेट हो जाते हैं या वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक हद तक जो है दर्जा हरारत में इजाफा जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, जब उससे ज़्यादा एक्सीड करता है तो दर्जा हरारत का एक्सट्रीम टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो 300 नैनोमीटर से कम है वो अच्छी हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज़ को बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए हमें ख़ुद भी बहुत एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि रेडिएशन जो है वो हमारे लिए भी बहुत नुकसानदेह है। तो गैमा रेज जो है वो भी स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, अपरेटस को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को जिनको हमने इस्तेमाल करना होता है बैक्टीरिया फ्री बनाया जाता है। Heat sensitive compounds like antibiotics, serums, hormones, etc. can be sterilized by means of membrane filter. अब क्योंकि लेबॉर्ट्री में हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बहुत सारा रिसर्च वर्क करते हैं, तो वहाँ पर जो सॉल्यूशंस हम इस्तेमाल करते हैं उन पे भी ख़दशा होता है, या जो चीज़ें हमने एक्सट्रैक्ट की होती हैं, ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स वगैरह और इस तरह से रिलेटेड चीज़ें, उनका भी एक बहुत ज़्यादा हमें ख़दशा होता है कि बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट अपॉन कर उसको ख़राब ना कर दें, जिसमें शामिल होती हैं एंटीबायोटिक्स, अद्वियात वगैरह। सीरास ये आपको पता है कि जब ब्लड सैंपल है उसमें से ब्लड सेल्स को निकाल दिया जाए तो पीछे सीरम रह जाता है, तो उसको प्लूरल में सीरास बोलते हैं। हार्मोन्स ये भी सीरम में मौजूद होते हैं, इनके ऊपर भी रिसर्च की जाती है एंडोक्रिनोलॉजी में, तो इनको फिर मेम्ब्रेन फ़िल्टर करके जो है मखसूस किस्म की मेम्ब्रेन इस्तेमाल करके फ़िल्टर किया जाता है ताकि ये प्योरीफाई रह सकें और जर्म फ्री रह सकें। केमिकल मेथड, अब इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को यूज़ करेंगे बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए। एंटीसेप्टिक्स, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्यूशंस मिलते हैं मार्केट में, जैसे कि कार्बोलिक एसिड है, जैसे कि डेटॉल है, हर एक के घर में मौजूद है। डिसइंफेक्टेंट, इसी तरह से रिलेटेड
और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं मार्केट में जिनको क्लीनर्स वगैरह में, वॉशिंग पाउडर्स वगैरह में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता है, ताकि हमारे इस्तेमाल की चीज़ों को जब धुलाई सफाई करके उनको नीट क्लीन करना हो तो उसको जर्म फ्री बनाया जा सके। और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, ये भी मखसूस केमिकल्स होते हैं, ये डॉक्टर्स वगैरह या हायर लेवल पर लेबॉर्ट्री टेक्निक्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। एजेंट्स आम इंसान के लिए ये नहीं होते हैं। Chemical substances used on living tissues that inhibit the growth of microorganisms are called as antiseptics. तो एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन आ गई। एंटीसेप्टिक वो सोल्यूशन होता है जो कि मखसूस केमिकल से बनाया जाता है और उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए ये चेक की गई होती है, ताकि जब हमारी स्किन पर या हम अपनी बॉडी पर जो है उसको कहीं इस्तेमाल करें तो उस जगह पर माइक्रोब्स का जो इन्फेक्शन है वो ना हो। तो ये बहुत हद तक सेफ़ जो है वो मेथड होता है। इसके अलावा बहुत सारे और जो डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो ऐसे प्रोसेस हैं जो एक दूसरे के उलट हैं, वाइस वर्सा हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन का लगना, उसमें से हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, और रिडक्शन का मतलब है कि किसी चीज़ के साथ हाइड्रोजन का लगना, ऑक्सीजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन्स का शामिल हो जाना। तो ये केमिकल मेथड होता है जिसकी वजह से हम किसी चीज़ की असल जो कॉम्पोजिशन होती है उसको बदल देते हैं, जिसकी वजह से अगर हम बैक्टीरियल सेल के ऊपर ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो उनके एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं, वो काम नहीं करते, अब नॉर्मल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल्स की डेथ हो जाती है और हमें उनसे छुटकारा मिल जाता है। तो बहुत सारे और ऐसे ही कंपाउंड्स हैं जिनको लेबॉर्ट्रीज में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हेलोजेंस है, फिनोल्स है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, पोटाशियम परमैंगनेट है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ये सारे जो है ये वेजिटेटिव सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है आसानी पैदा होती है अपने इस्तेमाल की चीज़ों को साफ़ रखने में। लेकिन ये सारी चीज़ें क्योंकि केमिकल इन नेचर है तो इनको लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट को साफ़ करने के लिए और सोल्यूशंस वगैरह बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटर्स वगैरह, जो हमारा रिसर्च वर्क होता है उसमें। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स, ये जो है जनाब जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं ये भी मुख्तलिफ फॉर्म्स में आते हैं, और एंटीबायोटिक्स का तो आपको पता है कि ये वो अद्वियात हैं जिनसे बैक्टीरिया को किल करने में मदद मिलती है। मार्केट में बहुत सारी तादाद में जो है एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें आ जाती हैं सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, ये यूजुअल बहुत सारी जो है एंटीबायोटिक्स हैं जो 3-4 जिनके नाम लिखे हुए हैं, वैसे मार्केट में बहुत सारी आ गई हैं, एमॉक्सिलिन, एम्पिसिलिन वगैरह। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस्म का आपको इन्फेक्शन है, आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि ये दवाई ले लें और फिर आपको जो भी इन्फेक्शन हुई होती है वो ठीक हो जाती है। तो माइक्रोबिसिडल इफेक्ट इज़ वन दैट किल्स द माइक्रोब्स इमीडिएटली। माइक्रोबिसिडल इफेक्ट क्या है? ये वो तरीक़ाकार है कि जिसमें किसी चीज़ के ऊपर जो जितने भी जर्म्स मौजूद हैं उसको वहाँ से ख़त्म किया जाता है, उनको किल किया जाता है। अब ऐसा करने के लिए हम बहुत सारे जो हमारे पास तरीके हम इख्तियार कर सकते हैं, जिसमें से फ़िज़िकल हमने पढ़े और केमिकल हम भी पढ़े थे। इसी तरह माइक्रोबिस्टैटिक इनहिबिट्स द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ ऑफ द सेल्स एंड मेंटेन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन एट ए कांस्टेंट साइट। ये इस तरह के चीज़ें होती हैं जिनको किसी चीज़ में ऐड किया जाता है कि जितने बैक्टीरिया मौजूद हैं वो उतने के उतने ही रहें और वो रिप्रोड्यूस और ग्रो करके डबल ट्रिपल ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है। तो हर 20 मिनट के अंदर जो है ये डिवाइड होने की सलाहियत रखता है और एक पेरेंट से 2 जो डॉटर बैक्टीरियल सेल्स हैं वो बन सकते हैं। तो ये किसी चीज़ में एजेंट्स इस तरह के इसलिए रख डाले जाते हैं कि अगर वहाँ बैक्टीरिया मौजूद भी हैं तो उनकी जो मिकदार है, तादाद है, यानी कि वो कम रहे और वो ज़्यादा में तब्दील ना हो। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स ऑफ कंट्रोल वेरी। डैमेज कैन रिजल्ट मॉल फंक्शंस इन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जितने भी तरह के एजेंट्स हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, वो ज़्यादातर इनकी सेल वॉल को डैमेज कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग खो देता है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो इसी तरह जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, अगर आप उनको डैमेज कर देंगे तो इनके मेटाबॉलिक फिनोमिना नॉर्मल वे में नहीं चल सकेंगे, उससे भी जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। इसका इंसान के इस्तेमाल से ताल्लुक़ है। तो ये वो मेथड है जिसमें हम बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे। अब बैक्टीरियल डिजीज़ कैसे कॉज करता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खाने के तरीके से, पीने के तरीके से, किसी भी सोर्स से, आपके वूंड के ज़रिए से, किसी भी सोर्स से जिससे बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है और जब वो एक दफ़ा अंदर हमारी बॉडी में चला जाता है तो वो तेज़ी से डिवाइड एंड रीडिवाइड करता है और फिर बीमारियां पैदा करता है। हर बैक्टीरिया मखसूस किस्म की जो बीमारी है वो पैदा करने की सलाहियत रखता है, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन तमाम दुनिया के बैक्टीरिया जो है वो डिजीज़ कॉजिंग नहीं है, बहुत सारे हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं।
अब इसमें हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसमें दो तरीके हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इम्यूनाइजेशन, एक तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग कर देना, क्योंकि वो हमारे जिस्म में हमारी आर्मी के तौर पे काम करता है, हमारे जिस्म को बुरी चीज़ों से पाक करता है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वाइट ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल है। ये जो है हमारे पूरे जिस्म को डिफेंस करता है और जर्म्स के ख़िलाफ़ फाइट करता है। तो वैक्सीनेशन एक दूसरा तरीका है और एंटीसेप्सिस भी एक दूसरा तरीका है। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, हम किसी भी बीमारी को पैदा करने वाले जो जर्म्स हैं उनको वीक या किल करके हमारी बॉडी में डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और हमारी बॉडी पॉसिबल इन्फेक्शन के लिए पहले ही तैयार हो जाती है, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन है। इसी तरह एंटीसेप्सिस है, तो ये वो प्रोसीजर है कि जिसमें हम एलिमिनेट करते हैं पॉसिबल इन्फेक्शन को, जितना कम से कम हम कर सकें उस तरह से। और कीमोथेरेपी, ये वो थेरेपी है जिसमें केमिकल्स की मदद से आपके जिस्म को जो जर्म फ्री जो है वो बनाया जाता है। मुख्तलिफ कीमोथेरेपी के लिए मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं वो यूज़ होते हैं, लेकिन ये थोड़े से जो हैं हार्मफुल भी हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर्स जो हैं इनको मखसूस मिकदार में मखसूस तरीके से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको हो सकते हैं। तो वाटर प्योरिफिकेशन जो है ये की जाती है, सीवेज डिस्पोजल किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन की जाती है। कीमोथेरेपी की एक किस्म तो वो है जो कैंसर्स के लिए इस्तेमाल होती है, और एक किस्म जो है इसकी कीमोथेरेपी की वो ये है कि हम ओवरऑल पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो है उसका इस्तेमाल ऐसे करें कि पानी को ट्रीट करें जैसे पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, जो कि पानी में मौजूद बैक्टीरिया को, जर्म को किल करने में मदद देती है, तो उससे पूरी कम्युनिटी का फ़ायदा होता है। इसी तरह वाटर प्योरिफिकेशन, क्योंकि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसको दोबारा सीवेज सिस्टम से गुजारना होता है, इसको वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम से गुजारना होता है, उसके बाद दोबारा इसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। तो इसको जितने बेहतर तरीके से हम डिस्पोज ऑफ करेंगे और जितने बेहतर तरीके से हम मोटा मोटा बड़ा बड़ा कचरा, गंदगी कम साफ़ करेंगे, और हम अपने पीने वाले पानी के पास जो जहरीले मुरक्कबात हैं जो फैक्ट्रीज़ वगैरह अमूमन करती हैं कि वो वहाँ रिलीज़ कर देती हैं, इन चीज़ों का जितना हम कम करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स कम से कम हो जाएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या तरीके जो हैं वो पास्ट में हमने इस्तेमाल किए थे और वो आए कहाँ से। मिसाल के तौर पर लुई पास्चर के बारे में बात करते हैं। इन्होंने डिस्कवर किया था इन्फेक्शंस के बारे में जो कि कॉज हो रही थी। 1880s की बात है कि बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में मालूम हो रहा था कि वो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं और डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक जो बीमारी थी वो चिकन कॉलरा थी। सो ही ग्रू इट इन अ प्योर कल्चर टू प्रूव दैट ही रियली हैड आइसोलेटेड द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़। तो जब भी किसी जगह इन्फेक्शन फैलती है तो वहाँ पर वो बैक्टीरियम तो मौजूद होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है, और जर्म्स का हमला भी पॉसिबली हो सकता है। तो इतने सारे बैक्टीरिया हमने उस एक बैक्टीरिया को आइसोलेट करना पड़ता है, उसको अलहदा करके लेबॉर्ट्री की टेक्निक्स के अंदर ग्रो कराना पड़ता है। तो लुई पास्चर ने उसको अलहदा किया, उसको ग्रो कराया। पास्चर मेड द यूज़ ऑफ फंडामेंटल टेक्निक्स डिवाइस्ड बाय कॉक। तो रॉबर्ट कॉक साहब थे, इनकी इस्तेमाल की गई टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए जो पास्टर थे उन्होंने ये सारा काम सर अंजाम दिया। ही अरेंज द एक्सपेरिमेंट्स फॉर अ पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन इन विच ही रिपीटेड एन एक्सपेरिमेंट दैट हैड बीन सक्सेसफुल इन मैनी प्रीवियस ट्रायल्स इन द लेबॉर्ट्री। इन्होंने बाकायदा जो है वो लाइव जो साइंटिफिक एक एग्रीगेशन थी, एक कौंसल टाइप थी जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे थे, इसमें उन्होंने अपने तजर्बात को परफॉर्म किया था। सो ही इनोक्यूलेटेड हेल्दी चिकन विद हिज प्योर कल्चर्स एंड वेटेड फॉर देम टू डेवलप चिकन कॉलरा एंड डाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ हेल्दी चिकन लिए और फिर इन्होंने ये चिकन कॉलरा कॉज करने वाला बैक्टीरियम लिया, इसको लेबॉर्ट्री टेक्निक्स की मदद से अलहदा किया, इसको बिल्कुल प्योरीफाई कर दिया। जब बैक्टीरिया को हम इतना प्योरीफाई कर दें कि हमें इस बात का यकीन हो जाए कि इस जो कल्चर है इसके अंदर सिर्फ यही वो बैक्टीरियम है जिसे हम ग्रो कराना चाहते हैं वो मौजूद है और बाकी कोई और बैक्टीरियम नहीं है, तो जो कल्चर हमें हासिल होता है उसे हम प्योर कल्चर कहते हैं। तो प्योर कल्चर को इन्होंने अलहदा किया, उस प्योर कल्चर में से उन बैक्टीरिया को पिक किया, चिकन को इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से ज़ाहिरी बात है उनको चिकन कॉलरा की बीमारी हो गई और वो मुर्गियाँ मर गई। बट टू हिज डिसमे चिकन फेल टू गेट सिक एंड डाई। अब वो एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि जब मैं दोबारा यही चीज़ करूँगा तो चिकन कॉलरा कॉज हो जाएगा, चिकन जो है वो मर जाएंगी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जो चिकन है वो बीमार भी नहीं हुई और मरी भी नहीं। सो रिव्यूइंग ईच स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट पास्चर फाउंड दैट ही हैड एक्सीडेंटली यूज द कल्चर सेवरल वीक ओल्ड इंस्टेड ऑफ फ्रेश वन ग्रोन स्पेशली फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन। अब क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो सब साइंटिस्ट के सामने कर रहे थे और इससे पहले वो काफ़ी देर से लेबॉर्ट्री में के ऊपर काम कर रहे थे, तो जब भी कोई साइंटिस्ट जो कि माइक्रोब्स के ऊपर काम कर रहा होता है
वो बहुत सारे कल्चर बनाता है और वहाँ से थोड़े थोड़े बैक्टीरिया को लेकर मुसलसल ग्रो कराता रहता है, हत्ता कि उसके पास जो प्योर फॉर्म है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, जिसमें दूसरे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं करते, क्योंकि बैक्टीरिया हर तरफ हमारे मौजूद होते हैं, फ़िज़ा में, हाथों पे, फेस के ऊपर भी होंगी, और जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं हो सकता है कि वो भी सही से स्टरलाइज ना हो। तो प्योर कल्चर जो है वो कल्चर होता है किसी बैक्टीरिया का जिसमें हमें अश्योरिटी हो जाए कि ये वही बैक्टीरिया जो है इस पर ग्रो किया है जिसे हमने अलहदा करना था, इसमें बाकी के बैक्टीरिया शामिल नहीं हैं। तो पास्चर को पता चला कि उन्होंने कुछ हफ्तों पहले जो आइसोलेट किए थे बैक्टीरिया वो इस्तेमाल कर लिए, जो कि पुरानी ग्रोथ थी और फ्रेश ग्रोथ इस्तेमाल नहीं की। अब जो पुराना कल्चर उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया था उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो एक हद तक ग्रो करते हैं और उसके बाद वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार उन्होंने चिकन को जो बैक्टीरिया इंसर्ट किए थे वो डेड बैक्टीरिया थे। तो उससे क्या हुआ कि चिकन की बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, उसने समझा कि ये जर्म है, उसने पहले एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इस इन्फेक्शन पर काबू पाने में कामयाब हो गई। और इस बार जो मुर्गियां थीं उनमें किलिंग का मसला जो है वो नहीं हुआ, डेथ का जो मसला है वो नहीं हुआ। सो he soon discovered that somehow bacteria could lose their virulence or ability to produce disease after standing and growing old. तो पास्चर को ये आइडिया हुआ कि जब मैंने बैक्टीरिया को ज़्यादा देर के लिए ग्रो कराया है तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि उन्होंने अपनी विरुलेंस, बीमारी पैदा करने की सलाहियत किसी वजह से खो दी है। बट दीज अटेनुएटेड और लेस विरुलेंट बैक्टीरिया कुड स्टिल स्टिमुलेट द होस्ट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। लेकिन इनमें इतनी ताकत थी कि जब इनको चिकन की बॉडी के अंदर जाने का मौका मिला, हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और तैयारी शुरू कर दी। हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिफेंस सिस्टम है, ये पूरी बॉडी को जो है डिफेंड करता है अगेंस्ट फाइट ऑफ जर्म्स। इसने एंटीबॉडीज़ पैदा करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ कि बॉडी जो है वो पहले ही इन्फेक्शन के लिए तैयार हो जाती है, और जब जिंदा जानदार बीमारी पैदा करने वाले हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो वो बीमारी पैदा नहीं कर सकते। सो पास्चर ने ये टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की एंथ्रेक्स के लिए और यहाँ पर भी काम आ गई। सो ही कॉल्ड अटेनुएटेड कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया वैक्सीन। तो इन्होंने इन जो वीक बैक्टीरिया थे, जो वीक जर्म्स का इस्तेमाल है किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, उसका नाम रखा वैक्सीन। वैक्सीन का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड वैका से निकला है, जिसका मतलब होता है काउ, क्योंकि उन दिनों काउ पॉक्स की भी डिजीज़ जो थी इसने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी, और ये चिकन कॉलरा की बीमारी ने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की जो है कॉज की हुई थी, क्योंकि जो चिकन कॉलरा की बीमारी है वो पोल्ट्री फार्म्स में हज़ारों की तादाद में मुर्गियों को डैमेज कर रही थी। जो बीमारी की बीमार हुई हुई जो मुर्गियाँ उनको आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, आपको उनको तल्फ करना पड़ता है। इसी तरह जो डेयरी फार्म्स होते हैं उसमें भी अगर काओ बफलो वगैरह में आपका जो बीमारियां फैल जाती हैं तो उसकी वजह से आपको इकोनॉमिकली बहुत लॉस होता है। तो इस तरह ये जो वैक्सीन की तैयारी का अमल है, और वैक्सीन जो है वो उसमें पहला स्टेप आया पास्चर की डिस्कवरी की वजह से। और हमें पता चला कि अगर किसी बीमारी के जर्म्स को वीक करके या किल करके अगर हम इंसान के जिस्म में या जानदार के जिस्म में लगा दें तो वो पहले ही बॉडी को एंटीबॉडीज़ तैयार करके प्रिपेयर कर देती है ताकि किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ा जा सके। उसके बाद पास्चर के साथ एडवर्ड जेनर की यहाँ पर बात हो रही है। इन्होंने मिलकर जनाब स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है, चीचक की बीमारी, उसके ख़िलाफ़ एक बच्चे को वैक्सीनेटेड किया 1796 में। जेनर ने लर्न किया कि जो मिल्क मेड्स यानी कि जो दूध होते हैं और गाय का जो है वो दूध लेते हैं, तो उनको अगर आप देखें कि काउ पॉक्स हो जाती है, जब वो ऐसी गाय वगैरह को बीमारी से में मुब्तला जो गाय हैं उनका दूध होते हैं तो उनको भी ये बीमारी हो जाती है। तो वो फिर अल्टीमेटली स्मॉल पॉक्स जो है और ये काउ पॉक्स ये थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से रिलेट करती हैं। So accordingly, he tested this hypothesis by inoculating young James Phipps first with cowpox causing material and later with smallpox causing material। तो इन्होंने क्या किया कि स्मॉलपॉक्स जो चीज़ कॉज करती थी जिसमें इन्हें शक था कि बैक्टीरिया हैं, और काउपॉक्स इन्होंने गाय से ली जिनमें बीमारी पैदा होती है काउपॉक्स की। ये दोनों हिस्सों को लिया, इसको थोड़ा सा ग्रो कराया। जब इसको कुछ देर गुजर गई और मालूम हुआ कि अब इसमें बैक्टीरिया किल हो गए होंगे, तो ये किल्ड फॉर्म है जो बैक्टीरिया है इसको इंसर्ट किया एक बच्चे में जिसका नाम था जेम्स फिप्स, और इस तरह से उसको वो बीमारी ख़त्म हो गई। तो आज भी ये टेक्निक जो है वो जारी है, इसको लेबॉरेटरी टेक्निक्स की मदद से बेहतर तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और रीसेंट जो आपको पता है कि कोरोना जो फैला हुआ पूरी दुनिया में, उसके लिए भी कोशिश की जा रही है कि जो वैक्सीन है उसकी तैयार की जा सके ताकि उसको भी हम दुनिया से ख़त्म कर सकें।